Hello everyone, welcome back to the channel. This is me Swati Gupta, former NEET aspirant कह सकते हो from the last video. आज मैं कुछ बात बोलने वाली हूँ वो थोड़ी सी कड़वी है, थोड़ी हो सकती है मेन स्ट्रीम सोशल मीडिया वीडियोस से हटके हो सकती है, बट ज़रूरी है करना बिकॉज़ आई नो अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स एंड चैनल्स सारे ही नीट एस्पिरेंट के सिंपैथी वाले साइड पर हैं, बट मैं थोड़ी सी एक चीज़ बीच में हाईलाइट करना चाहती हूँ. विद योर परमिशन आई वांट टू डू दैट. मैंने एक चीज़ एनालाइज़ की, अभी बैठ के मैं वही कर रही थी, दैट 2016 एंड जब एक एरा चलता था जब एग्ज़ाम्स टफ हुआ करते थे नीट के जेई के, एंड सब बच्चों को पता था दैट वी हैव टू गो अ लेवल फार इन सॉल्विंग क्वेश्चन स्पेशली इन फिज़िक्स, क्योंकि एक्चुअल में लेवल होता था एग्ज़ाम्स का. बट आई कैन से आफ्टर 2018 एनटीए ने नीट का जो पैटर्न है और जो एक डिफ़िकल्टी लेवल होनी चाहिए उसको बिल्कुल ही गिरा दिया था, एंड दैट रिजल्टेड इन ओवरऑल वेरी हाई मार्क्स एंड सो मैनी पीपल एट 1 मार्क्स. दैट इंक्रीज्ड कॉम्पिटिशन एंड बहुत ज़्यादा हाई मार्क्स पर भी बहुत सारे स्टेट्स पर स्टूडेंट्स को सीट्स नहीं मिलती थी. एंड लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देख लो आप कितने बच्चे 720 में से 720 में थे. सो दैट्स ऑल अ लिटिल बिट ऑफ हिस्ट्री. अगर मैं अभी की बात करूं तो पहले क्या होता था कि बच्चे कई बार पूरा पूरा एक सब्जेक्ट छोड़ देते थे, लाइक फिज़िक्स, मोस्टली फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट्स. स्टिल उनके ठीक ठीक मार्क्स आ जाते थे बिकॉज तब 550 मार्क्स वर अ ग्रेट थिंग, बिकॉज तब 560 मार्क्स 570 मार्क्स बहुत ज़्यादा हुआ करते थे. 600 मीन्स स्टॉप हो गया आपका. तो ऐसे केस में क्या होता था, कंपटीशन कहलाता था. एक भेड़ बकरी की चाल नहीं हुआ करती थी कि अगर किसी बच्चे ने 50% से भी अबव किसी कंपटीशन में सिक्योर किया है, इट मीन्स उसने मेहनत की है, इट मीन्स उसने पढ़ा है. आई नो नीट इज़ अ गेम ऑफ एक्यूरेसी, मालूम है पूरा सिलेबस कवर करके जाना है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपके 4 मार्क्स मैटर करते हैं. बट आई डोंट थिंक दिस इज़ कॉम्पिटिशन. एडवांस्ड एंड जेई मेंस की अगर हम बात करें तो उसमें कुछ ही क्वेश्चंस करने होते हैं, बट प्रिसीजन से करने होते हैं. वहाँ पर अगर बच्चे एक सब्जेक्ट छोड़ते भी हैं लेकिन अगर 2 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग रखते हैं, दे गेट अ वेरी गुड परसेंटाइल. बट नीट में ये सीन नहीं है. यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग, लाइक रियली एवरीथिंग. इस बार का रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी वाला जो क्वेश्चन है वो उसका एग्जाम्पल है. लाइक उस पेज को आज तक किसी इंस्टीट्यूट ने नहीं पढ़ाया, किसी ने वहाँ से आज तक कोई क्वेश्चन नहीं फ्रेम किया. वो एक क्वेश्चन दर्शाता है कि एनटीए ने ये चीज़ बदला लेने के लिए की है कि लास्ट ईयर आपने मुझे इतना घसीटा था, इस साल मैं आपको बताता हूँ कि विद इन द एनसीईआरटी क्वेश्चन कैसे बनता है. ठीक है, 2026 एस्पिरेंट्स के लिए ये एक सीख है कि वो अब उस पेज को भी पढ़ेंगे. कल मैं एक रील देख रही थी तो उसमें एनसीईआरटी का फ्रंट पेज आया था जिसमें बुक की प्राइसिंग और शायद एडिशन लिखा हुआ था, एंड द पीओवी सेड दैट इसे भी पढ़ लो, क्या पता ये भी आ जाए. सो आई लाफ्ड सो लाउड ऑन दैट कि बात तो सही है, जब ये आ सकता है तो वो भी पूछने में कोई देर नहीं लगने वाली है. खैर, जोक्स अपार्ट, इस एग्ज़ाम में भी 2025 एग्ज़ाम में भी अगर मैं बायो के ये 5 क्वेश्चंस को छोड़ दूं, अकॉर्डिंग टू मी, आप सबके अकॉर्डिंग ये अलग हो सकते हैं, बट फ़िलहाल अभी जैसा चल रहा है ट्रेंड कि इन 5 क्वेश्चंस को अगर कंसिडर किया जाए, जो कि वो एक पेडिग्री वाला है, एक फिग एंड वॉस्प वाला, एक रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, पॉलीमरेज रिएक्शन वाला जो उसमें फॉर्मूला बताना था, और बहुत लोगों के हिसाब से ट्विन्स वाला क्वेश्चन भी हो सकता है. आप बोल सकते हो कि इसने पेपर को जो है वो काफ़ी अकॉर्डिंग टू देम आउट ऑफ एनसीईआरटी बना दिया. इसमें से 1-2 क्वेश्चंस को मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगी. रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी तो बिल्कुल एनसीईआरटी में ही है, बट वो ऐसी जगह पर है जहाँ से कोई सोच नहीं सकता कि क्वेश्चन आएगा. रही बात ट्विन्स की, तो आप एनसीईआरटी 12th की उठाइए, उसमें जो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स चैप्टर है,
आई थिंक उसका लास्ट सेकेंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जिसमें कि एनसीईआरटी फ्रैटर्नल ट्विंस वर्ड मेंशन करती है और वो पूछ रही है कि आप अपने आंसर को चेंज करना चाहते हैं क्या अगर किसी के फ्रैटर्नल ट्विंस हुए तो। ये वहाँ से रेफरेंस लिया गया है। मैंने काफ़ी डीप में एक दिन ये वाली चीज़ पढ़ी भी थी कि एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्लियर हो गया रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी वाला, एक क्लियर हो गया ट्विंस वाला क्वेश्चन। पेडिग्री एज फार एज नाउ सिलेबस में नहीं थी, बट ठीक है, कोई बात नहीं। कई लोग कह रहे हैं पॉलीमरेज रिएक्शन में आपको फॉर्मूला तुरंत की तुरंत बना लेना चाहिए था, बट आई डोंट थिंक सो कि बायो वाले स्टूडेंट्स का इतना तेज़ वहीं की वहीं दिमाग चलेगा। हो सकता है मैं गलत हूँ, बट मेरा तो नहीं चला। अगर बायो में मैं इन 5 क्वेश्चंस को अगर हटा दूँ, लेट्स से ओवरऑल मैं 20 मार्क्स भी हटा देती हूँ कि ठीक है ये पेपर का लेवल टफ करने के लिए आए थे, यू स्टिल हैड 340 मार्क्स इन योर हैंड। अब ये क्वेश्चन आप खुद से पूछो कि क्या तुमने सच में पूरी बायो पढ़ी थी? क्या तुमने ये 340 मार्क्स के साथ जस्टिस किया था, या तुम्हारे इसमें से भी नेगेटिव हुए? जस्ट मेरी बात को पूरा सीक्वेंशली सुनते जाना। आई नो इट कैन बी विवाद वाला सीन हो सकता है यहाँ पर, बट क्या तुमने 340 मार्क्स के साथ जस्टिस किया था? यू कैन आंसर इट टू योर सेल्फ। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री की, आई नो बायो एंड केमिस्ट्री बोथ वर लेंदी, दोनों ही लेंदी थे। ठीक है, अगर मैं एक सेंस अपने अंदर ये रखूँ कि मैंने फ़िज़िक्स मान लो पूरा छोड़ भी दिया, अगर पूरे 3 घंटे में से 1.5 घंटे मुझे खुद 1 आवर 15 मिनट्स बायो सॉल्व करने में लगे थे एंड अप्रॉक्स 1 आवर 10 मिनट्स लगे थे मुझे केमिस्ट्री सॉल्व करने के लिए, और जैसे ही मैंने टाइम देखा इट वाज अराउंड 4:30 हो गए थे और मैंने अभी तक OMR भी फिल नहीं की थी केमिस्ट्री और बायो की। आई पैनिक्ड और मैंने सबसे पहले OMR भरी, एंड देन जब मैं फ़िज़िक्स पे स्विच कर ही रही थी इट वाज जस्ट अराउंड 25 मिनट्स लेफ्ट। सो वो एक पैनिक का सिचुएशन था। खैर वो सब एग्ज़ाम डे वाले वीडियो में हम बात करेंगे, उसकी बात नहीं करने आई मैं अभी यहाँ पर। केमिस्ट्री की बात करी जाए, आई डोंट थिंक सो एनी क्वेश्चन वाज आउट ऑफ सिलेबस। आई डोंट थिंक सो। क्वेश्चंस वर इजी, मॉडरेट हम पेपर को इसलिए बोल सकते हैं जस्ट बिकॉज इट वाज लेंदी। अगर मोल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन को भी तुम देखो तो तुमको पूरा A से E तक के सॉल्व करना था नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए। या दैट मेक्स अ पेपर डिफ़िकल्ट। बट क्या तुमने केमिस्ट्री में भी, अगर मैं मान लो 180 में से 20-40 मार्क्स भी अगर हटा दूँ मैं, तो क्या तुमने उन 120-130 मार्क्स के साथ जस्टिस किया था? आई नो नहीं कर पाए होगे, मैंने खुद ने नहीं किया। अगर मैं बायो के भी 320 मार्क्स जोड़ूं और केमिस्ट्री के 120 मार्क्स भी अगर जोड़ूं मैं, बहुत नेगेटिव्स करने के बाद में आपके से गलत भी हुआ क्वेश्चन, तो भी आपके मार्क्स 440 बन रहे हैं। 440। मुझे पता है मेजॉरिटी जनता जो इस समय अभी यूट्यूब पर सर्व कर रही है वो लेस देन 400 होंगे। आई एम डैम श्योर मैं भी लेस देन 400 में आ सकती हूँ अगर NTA ने जो आंसर की रिलीज़ की और उसमें जो मेरे वो 2 क्वेश्चन अभी फंस रहे हैं वो अगर गलत निकलते हैं तो। खैर दैट्स ऑल अ मैटर ऑफ डेस्टिनी। बट क्या हम सब ने, तुमने, मैंने इस 440 मार्क्स के साथ जस्टिस की थी? तुम्हें पता है अभी की डेट में 450 मार्क्स टू 500 मार्क्स कितनी बड़ी चीज़ हो चुकी है। Like these are considered a really good marks. And मैं फ़िज़िक्स में, मैंने AG सर एक एजुकेटर रहे अन अकेडमी पर, और कोटा में फ़िलहाल वो एक सर्वम इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं। मैंने उनका एनालिसिस देखा। अकॉर्डिंग टू हिम 11 to 12 क्वेश्चंस इन फिज़िक्स वर ऑन अ ईजियर साइड। रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन तो रिपीटेड ही था जो मैंने खुद भी किया। अब वहाँ से भी अप्रॉक्स नहीं मैं भी 40 मार्क्स कह लूँ मैं, 40 मार्क्स आप अगर वहाँ से भी कर लेते, इफ़ यू हैव स्टडीड द होल फिज़िक्स, द फॉर्मूलाज जो आपके टिप्स पर है, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर की है, तो 11 क्वेश्चंस के अराउंड आप बना सकते थे। बट आई नो टाइम नहीं परमिट नहीं किया कि आप उतना करने के लिए जाओ। बट वॉट अबाउट दीज 440 मार्क्स गाइज? आप पहले बायो तो स्ट्रॉन्ग करो,
आप पहले केमिस्ट्री तो स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद आप बोलने आओ ना कि फ़िज़िक्स ने पेपर डिसाइड कर दिया। आई नो फ़िज़िक्स रैंक ही डिसाइड करता है, हर साल करेगा, बट जो बच्चे अभी 200 पर ही हैं, 250 पर ही हैं, कुछ तो 150 वाले भी होंगे, शर्म करने की कोई बात नहीं है, इट्स ऑल राइट। बट मैं तुम्हारे लिए कह रही हूँ कि एक बबल की दुनिया में मत जियो कि पेपर वॉज टफ, पेपर वॉज रियली टफ एंड फिज़िक्स वॉज द डिसाइडिंग फैक्टर। एंड तो तुमने बायो और केमिस्ट्री के साथ क्या किया? तुमने इनके साथ कौन सा जस्टिस कर दिया? मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रही जो पहले फ़िज़िक्स पे कूदे होंगे, जिन्होंने पहले फ़िज़िक्स अटैम्प्ट की होगी। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो नॉर्मली बच्चे बायो पहले करना स्टार्ट करते हैं, देन केमिस्ट्री करते हैं, देन फ़िज़िक्स करते हैं। आई फॉलोड दैट, मैं उनकी बात कर रही हूँ। सो गाइज़, मेरे एंड से मैं अभी के लिए तुम्हें यही, मतलब इतनी लंबी वीडियो का चाहो तो और 2x पर ही देखना है इसे, अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ रहा है बिकॉज कई लोग को डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बातें समझ नहीं आती, ठीक, पर जो लोग समझ जा रहे हैं उनके लिए जिस्ट ऑफ द वीडियो यही है कि तुम अपना बायो और केमिस्ट्री सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रखो, उसके बाद तुम फिज़िक्स पे जाओ ना। फिज़िक्स का 180 मार्क्स छोड़ भी दोगे, 540 मार्क्स बनते हैं गाइज, 540 मार्क्स। तुम इतने पे लाके स्टैंड तो हो। तुम अपना सब्जेक्ट बायो, उसको तो पहले डिटेल में पढ़ो। दिस इज़ फॉर मी ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि मैं आपको ही बोल रही हूँ, दिस इज़ फॉर मी ऑल्सो। सो समरी ऑफ द वीडियो यही है, जितने भी लोग अभी 2026 के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं, प्लीज़ गाइज़ प्लीज़ देखो, पेपर का पैटर्न अगर टफ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, कट ऑफ बढ़िया कम ही रहेगी। जिस बच्चे ने मेहनत की है उसको उसका फल ज़रूर मिलेगा। जो बच्चे प्रिपेयर करने वाले हैं नेक्स्ट, प्लीज़ हमारी, आपके जो बड़े हैं उनकी गलतियों से सीख लो। एक बात, प्लीज़ प्रिपेयर योर बायो एंड केमिस्ट्री वेरी वेल, वेरी वेरी वेल। तो प्लीज़ इंश्योर योर 540 मार्क्स फर्स्ट, प्लीज़ इंश्योर दैट। उसके बाद ही आप थोड़ा सा फ़िज़िक्स की तरफ देखना। बहुत से टीचर्स अभी भी यही बोलेंगे, मेरे को भी गलत बोला जा सकता है, बट मैं सिर्फ अपने से जुड़े लोगों का भला ही सोच रही हूँ। मुझे कोई स्ट्रैटेजी वीडियोस से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ एक बताना है कि एक बच्चा 500 पार पहुँच सकता है अपने मेन सब्जेक्ट्स को अच्छा बना के, दैट इज़ मेन। So thank you guys for listening all my rant all these 12 to 13 minutes, and I hope so कि थोड़ा बहुत रियलिटी चेक मिला हो। एंड फर्दर ऐसी ही थोड़ी सी ज्ञान वाली वीडियोस, जितना थोड़ा सा ज्ञान मेरे अंदर है वाली वीडियोस मैं लाती रहूँगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड टिल देन बाय बाय।